अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल नॉवेलिस्तान उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और हमारे नॉवेल्स को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। आज आपके लिए लेकर आई हूँ शहरक नॉवेल की न्यू एपिसोड। जैसा कि आपने पिछली एपिसोड में देखा था कि मरवा जिस घर में काम करने के लिए गई थी, पार्ट टाइम जॉब करने के लिए गई थी, वो बेंगलोर जो था वो दरअसल साइम का ही था। और साइम और महरोश को मरवा ने एक साथ देख भी लिया था। साइम महरोश को लॉकेट पहना रहा था जब मरवा रूम में एंटर हुई थी। तो अब कैसे साइम अपने इस प्ले बॉय इमेज को मरवा के सामने धोएगा और कैसे आगे बढ़ेगी इन दोनों की कहानी। अब सबसे पहले तो जो फाइल पहुंचाने मरवा जा रही है, मरवा के वहम गुमान में भी नहीं है कि वो फाइल जो है वो उसको साइम ही को हैंड ओवर करनी है। अब देखते हैं आगे क्या होता है जब मरवा दोबारा साइम से मिलती है। बढ़ते हैं एपिसोड की तरफ। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अच्छे अच्छे रिव्यूज़ भी दीजिएगा। नॉवेल है शहरक, राइटर हैं अनीता और एपिसोड नंबर है 4। ये तुम्हें ही लेके जाने पड़ेगी, मुझे ये एरिया भी डेकोरेट करना है। सायरा ने दोबारा फूलों को हाथ में पकड़ा और काम में मसरूफ़ हो गई। मरवा कुछ देर तो खड़ी उसे देखती रही, फिर कदमों का रुख वापस मोड़ लिया। मुझे तो सच में यकीन नहीं हो रहा कि साइम ने ये सेट मेरे लिए लिया है। उसकी चॉइस बहुत डिफरेंट है। महरोश हाथ में पकड़े नेकलेस को लम्हा ब लम्हा देख रही थी, जैसे अगले ही लम्हे वो गले में ज़ेबतन कर चुकी थी। पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। हमेशा ही ऐसा क्यों होता है? उसने लैम्प के बटन को अपने हाथ में मजबूती से पकड़ा हुआ था और ऑन ऑफ करने में मसरूफ़ था। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई जो उसने सुनी अनसुनी कर दी और फिर से ख्यालात की दुनिया में मगन हो गया। मरवा बाहर दरवाजे पे खड़ी नॉक कर रही थी। उसके एक हाथ में फाइल थी जिसे उसने फोल्ड किया हुआ था और दूसरा हाथ दरवाजे पर था। अब क्या मसला है? साइम ने दरवाजे को बहुत तेज़ी से खोला था, इतना तेज़ी से कि अगर मरवा का हाथ दरवाजे पर होता तो यकीनन वो अंदर की तरफ गिरती। मरवा को देखते ही साइम के तासुरात बदल चुके थे। वो काफ़ी देर उसे देखता रहा। उसने एक नज़र उसके हाथ में पकड़ी फाइल को देखा और अंदर दाखिल होने के लिए रास्ता छोड़ दिया। ये फाइल, मरवा ने हाथ में पकड़ी फाइल साइम को देना चाहिए। उसके हाथ मुसलसल कांप रहे थे और वो साइम को बिल्कुल भी देखना नहीं चाहती थी। उसने झुकी हुई नज़रों से बात मुकम्मल की। इसे अंदर लेकर आओ। साइम की समझ से बाहर था कि उसे क्या कहना है। वो शायद उससे बात करना चाहता था। उसने एक दफ़ा फिर उसे अंदर आने का कहा और एक नज़र बाहर दोहराई जहाँ पे वेटर काम में मसरूफ़ थे। मैं ये फ़ाइल देने आई हूँ, आप प्लीज़ पकड़ लें। उसने फ़ाइल को साइम के सीने पे रखा और जाना चाहा, लेकिन अगले ही लम्हे साइम ने उसे हाथ से पकड़ा और कमरे के अंदर कर लिया। ये क्या बदतमीज़ी है? मेरा हाथ छोड़ें। मरवा ने दूसरे हाथ को हरकत में लाते हुए अपने हाथ को साइम की गिरफ्त से छुड़वाना चाहा, लेकिन साइम बहुत मजबूत जिस्म का मालिक था। उसे उसकी हरकत का कोई असर नहीं हुआ था। साइम ने अगले ही लम्हे रूम लॉक किया और उसको बैठने का इशारा किया। इतनी सर्दी में भी मरवा का जिस्म आग की तरह गर्म था, जिसकी गरमाइश साइम भी महसूस कर रहा था। उसने मरवा के हाथ को बहुत ज़ोर से पकड़ा हुआ था। मरवा का दिल बहुत ज़ोर से धड़क रहा था, जिसे साइम भी महसूस कर रहा था। बस थोड़ी देर यहाँ बैठो, मुझे बात करनी है। साइम ने एक दफ़ा फिर उसे बैठने का इशारा किया। वो शायद इत्मीनान से उससे बात करना चाहता था। मेरा हाथ छोड़ो। मरवा ने दूसरा हाथ साइम को थप्पड़ मारने के लिए उठाया, जिसे अगले ही लम्हे साइम ने पकड़ लिया। यह गलती दोबारा मत करना। अब मरवा के दोनों हाथ साइम के हाथों में थे। वो बहुत बेबस हो चुकी थी और बस किसी तरह अपने हाथों को उसकी गिरफ्त से छुड़वाना चाहती थी।
मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। तुम्हें मुझसे मसला क्या है? प्लीज़ हाथ छोड़ो। मरवा ने साइम की आंखों में देखा जो मुसलसल उसे देखे जा रहा था। साइम ने एक झटके में उसे और करीब किया। उसको घबराते देख साइम ने अगले ही लम्हे उसके दोनों हाथों को अपनी मजबूत गिरफ्त से आज़ाद किया। इसी अफरा तफरी में उसके हाथ पे बंधा ब्रेसलेट जो काले मोतियों से बना हुआ था टूटकर ज़मीन पर बिखर गया। मरवा के बाजू पे गहरा सुर्ख निशान पड़ गया था। उसने एक नज़र बिखरते मोतियों को देखा, फिर दरवाजे की तरफ मुंह करके उसे खोलना चाहा। साइम मुसलसल उसे देखे जा रहा था। उसे दरवाजे की तरफ जाता देख उसने एक दफ़ा फिर उसे रोका। मुझे बस बात करनी है, फिर चली जाना। साइम ने अपना एक हाथ दरवाजे पे रख चुका था जो शायद लॉक से भी ज़्यादा मजबूत था। तुम ये क्या कर रहे हो? प्लीज़ जाने दो। और तुमने मुझसे क्या बात करनी है और क्यों करनी है? मैं तुम्हारी क्या लगती हूँ? मरवा के हाथ अभी तक बुरी तरह काँप रहे थे। साइम जो कि उसकी पुश्त पे खड़ा था उसकी घबराहट अच्छे से महसूस कर रहा था। 2 मिनट सुनने में तुम्हारा क्या जाता है? अगर तुम आराम से बात सुन लोगी तो मुझे ये सब नहीं करना पड़ेगा। साइम ने अपने हाथ से उसके बाल पीछे किए और उसे अपनी तरफ मुतवज्जा करना चाहा। अगले ही लम्हे मरवा उससे दूर हो चुकी थी, क्योंकि साइम की इस हरकत से उसे अंदाज़ा हुआ कि अभी तक वो दोनों बहुत करीब खड़े हैं। इससे पहले कि साइम कुछ कहता दरवाज़ा नॉक होना शुरू हो गया, जिसे सुनकर साइम तो रिलैक्स था, लेकिन इतनी सर्दी में भी मरवा के माथे पे पसीना आना शुरू हो गया। उसने एक नज़र दरवाजे को देखा और फिर साइम को देखने लगी। साइम दरवाज़ा नहीं खोलना चाहता था। उसने कुछ सोचा और फिर दरवाज़ा खोल दिया। नीचे पार्टी शुरू हो चुकी है सर, मैम आपको बुला रही हैं। दरवाजे पे खड़ी लड़की ने अभी बात मुकम्मल भी नहीं की थी कि मरवा फ़ौरन से बाहर आ गई। शायद उसे दोबारा से कमरा लॉक होने का डर था। वो लड़की इतनी सी बात करके जा चुकी थी। मरवा साइम ने उसे रोकना चाहा, पर वो तेज़ तेज़ कदम उठाती वहाँ से चली गई। मरवा तुम यहाँ खड़ी हो, मैं पूरे घर में तुम्हें ढूंढ रही हूँ। मरवा घर के पिछले हिस्से में खड़ी थी, जहाँ एक बड़ा स्विमिंग पूल था और चारों तरफ बड़े बड़े घास थे। वो एक कोने में खड़ी अभी तक अपने हाथ को पकड़े हुए थी। मैं तुमसे बात कर रही हूँ सायरा। उसके बिल्कुल सामने खड़ी थी। उसकी आंखें सवालिया नज़रों से मरवा को घूरे जा रही थी। मैंने तुमसे कहा था ना यहाँ से चलो। मरवा ने एक लंबी सांस लेते हुए बात शुरू की। उसके हाथ अभी तक कांप रहे थे। अगले ही लम्हे उसने सारा वाक़या सुना दिया। उसकी हिम्मत कैसे हुई? तुम अभी चलो, हम कंप्लेन करते हैं। सायरा को बहुत गुस्सा आया था। ये अमीर घरों के लड़के बिगड़े हुए ही होते हैं, जिन्हें ना तो अपनी इज्जत की परवाह होती है और ना किसी और की। कहीं से नहीं लगता कि ये एक मुसलमान ख़ानदान है या इनका ताल्लुक़ भी पाकिस्तान से है। इनके ड्रेसिंग, इनका लाइफ स्टाइल, सब कुछ यूरोपियन स्टाइल। मरवा ये कहते हुए चुप हो गई और दोबारा से अपना हाथ देखने लगी जो लम्हा पहले सायरा के हाथ में था। तुम एक दफ़ा मुझे दिखाओ तो ये साइम है कौन, फिर देखना मैं कैसे लाइन पे लेके आती हूँ। सायरा ने दोबारा से उसके हाथ को अपने हाथ में लिया। इतनी देर में ऊपर से एक सीटी की आवाज़ आई। सायरा और मरवा दोनों चौंक कर ऊपर देखने लगे। साइम जो बालकोनी में खड़ा कब से उन दोनों की बातें सुन रहा था, दोनों को देखकर एक हल्की सी स्माइल दी और आंख के इशारे से अपना तारुफ करवाया, जैसे वो सायरा को बताना चाहता था कि वो साइम मर्दान है। साइम के दोनों हाथ पिलर पर थे। क्या ये साइम है सायरा? सायरा ने सरगोशी से पूछा। हाँ यही है। इसकी नज़रें साइम पर थीं और बात वो सायरा से कर रही थी। इसने तो सारी बातें सुन ली होंगी, मरवा ने थोड़ा सायरा के करीब होकर कहा। वैसे आपस की बात है, ये है बहुत हैंडसम। सायरा ने फिर एक दफ़ा ऊपर देखा। साइम की नज़रें मुसलसल मरवा पर थीं। वो चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट लिए उसे ही देखे जा रहा था। उसकी नीयत अच्छी नहीं है, हमें यहाँ से चलना चाहिए।
मरवा ने बहुत ज़ोर से सायरा का बाजू पकड़ा और दरवाजे की तरफ चलने का कहा। सायरा ने पहले तो कुछ सोचा, फिर उसकी घबराहट देखकर उसके साथ चल पड़ी। साइम, तुम यहाँ खड़े हो, चलो पार्टी स्टार्ट हो चुकी है। महरोश ने हाथ साइम के कंधे पर रखा। उसकी हील की टकटक से साइम को पहले ही उसके आने का अंदाज़ा हो चुका था। उसने अगले ही लम्हे उसका हाथ कंधे से हटाया। तुम्हारी वेलकम पार्टी में मेरी एंट्री ज़रूरी नहीं है। जितना जल्दी इस बात को समझ लोगी उतनी अजियत से बच जाओगी। मरवा की वजह से साइम अपने आपे से बाहर हो चुका था। ये कहते ही वो कमरे की तरफ चला गया। वो दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल होने ही वाला था कि उसकी नज़र ज़मीन पर बिखरे मोतियों पर पड़ी, जिन्हें उठाने के लिए वो नीचे झुका। उसने सारे मोतियों को ज़मीन से उठा लिया। उन मोतियों का रंग काला था और दरमियाने साइज़ के थे और तादाद में 12 मोती थे। साइम काफ़ी देर तक उन मोतियों को हाथ में पकड़े उसी की सोचों में गुम था। शायद उसके जहन में ये भी नहीं था कि वो ज़मीन पर किस अंदाज में बैठा हुआ है। हाँ, ये सेट स्पेशल साइम ने मेरे लिए बनवाया है। महरोश पास खड़ी 2 लड़कियों को दिखाते हुए बोली, और पहनाया भी खुद ही है। उसकी उंगलियां अभी तक नेकलेस पर ही थी। साइम पार्टी में क्यों नहीं आया? पास खड़ी लड़कियों में से एक बोली, जिन्होंने हाथ में जूस के गिलास उठाए हुए थे। उसकी अर्जेंट मीटिंग आ गई थी। अब बिजनेस भी तो नहीं छोड़ सकते ना। महरोश ने बात घुमाने की कोशिश की। ये स्पेशल ड्रिंक नहीं ट्राई करोगी? उसने पास खड़े वेटर से एक ग्लास लिया और उन्हें भी लेने का इशारा किया और दूसरी तरफ चली गई। सभी लोग पार्टी एंजॉय कर रहे थे। पूरे लॉन को फूलों से डेकोरेट किया हुआ था और लाइटिंग भी बेशुमार थी। डीजे इंग्लिश गाने लगा रहा था। रात काफ़ी हो चुकी थी पर मरवा अभी तक आज के वाक़ये में गुम थी। वो साइम की मोहब्बत से बिल्कुल बेखबर थी। वो उसे एक बिगड़ा हुआ लड़का तस्वुर कर रही थी। वो सोफे पे टेक लगाए बैठी थी और उसके दोनों पाँव सामने रखे हुए थे टेबल पर। जिंदगी समंदर जैसी गहरी ज़रूर है, पर समंदर जितनी खूबसूरत नहीं। समंदर की लहरें इंसानी रूह को सुकून देती हैं, जबकि ज़िंदगी की लहरें इंसान के अक्स तक को मिटा देती हैं। साइम हाथ में डायरी लिए सोफे पे बैठा हुआ था। उसकी एक टांग सोफे पर थी, जिसे उसने फोल्ड किया हुआ था, जबकि दूसरी ज़मीन पर। उसने सर के नीचे कुशन रखा हुआ था और साइड लैंप ऑन किया हुआ था। लेकिन आज उसे कहीं भी सुकून नहीं मिल रहा था। वो मरवा में ही गुम था। थोड़ी ही देर बाद उसने डायरी को बंद करके अपने सीने पर रखा। लगता है मोहब्बत में किताबें भी असर नहीं करती। धीमे लहजे में कहते हुए साहिब ने आंखें बंद कर लीं। तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही मरवा। ऐसा करो, आज चली जाओ, मैं काउंटर पर बैठता हूँ। उस्मान ने एक नज़र मरवा को देखा। उसको बहुत तेज़ बुखार था। वो हाथ में पकड़े टिश्यू की मदद से आंख से निकलने वाले पानी को साफ कर रही थी, जो बुखार की वजह से आ रहा था। उसने मल्टी कलर की शॉल से खुद को कवर किया हुआ था। हाँ, मुझे नहीं लगता मैं और खड़ा हो सकती हूँ, मरवा ने शॉल ठीक करते हुए कहा और सामने टेबल पर पड़े अपना बैग को उठाया और अपनी चीज़ें उसमें डालने लगी। ये रोज़ के ड्रामों से मैं तंग आ गया हूँ। मुझे इस महीने अपने पूरे पैसे चाहिए। एक 30-35 साल लड़का खालिद मियाँ के दरवाजे पे खड़ा था और बहुत ज़ोर से चिल्ला रहा था। खालिद मियाँ बहुत मुश्किल से दरवाजे का सहारा लेके खड़े हुए थे। दादा, दादा जान, मैं बात करती हूँ। अलीज़ा, जो दादा जान की पुश्त पर खड़ी थी, उन्हें हल्का सा पीछे किया, जिन्होंने खांसते हुए उसे कुछ इशारा करना चाहा। तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे इस महीने के एंड पर। अब यहाँ से दफ़ा हो जाओ और दोबारा नहीं आना। अली से, जो एक हाथ में दरवाज़ा पकड़े खड़ी थी, ने ज़ोर से दरवाज़ा बंद किया। हाँ, ये महीना आखिरी समझो, फिर मैं पुलिस स्टेशन का रुख करूँगा। उस आदमी ने एक दफ़ा फिर आवाज़ लगाई और वहाँ से चला गया। दादा जान, मैंने आपको कहा था मुझे मरवा से बात करने दें। कुछ ना कुछ तो कर ही देगी। अलीज़े ने दादा जान को सहारा देते हुए चारपाई पर बिठाया और किचन में पानी लेने चली गई। ये रकम बहुत बड़ी है। अभी पिछले महीने तो उसकी नौकरी लगी है। वो कैसे करेगी 35 लाख का इंतज़ाम?
दादा जान ने खांसते हुए बात मुकम्मल की। मेरी किस्मत इस मामले में क्यों ख़राब है? जब भी इमरजेंसी होती है मुझे टैक्सी नहीं मिलती। मरवा का जिस्म आग की तरह तप रहा था, उसकी आंखों से मुसलसल पानी आ रहा था। उसकी आंखें मुकम्मल रेड हो चुकी थी और नाक भी। क्या मैं छोड़ दूँ? साइम ने ब्रेक लगाते ही विंडो नीचे की और आंखों से ग्लासेस को हटाया। उसने हाथ पे फिटनेस ग्लव्स पहने हुए थे, शायद जिम से आ रहा था। मरवा ने एक नज़र साइम को देखा, लेकिन उसे उस टाइम किसी चीज़ की होश नहीं थी। उसने रुख दूसरी तरफ कर लिया। मरवा की हालत का अंदाज़ा कोई दूर से भी लगा सकता था। साइम उसे देखते ही गाड़ी से नीचे उतरा। तुम ठीक तो हो? साइम ने उसकी हालत देखते हुए कहा। उसने ब्लैक कलर के कार्डिगन और नीचे सेम जॉगर पहने हुए थे और किसी हीरो से कम नहीं लग रहा था। तुम यहाँ से चले जाओ, आज मैं पुलिस कंप्लेन कर दूंगी। वो 2 कदम पीछे होते हुए बोली, लेकिन उसकी आवाज़ से उसकी हालत का अंदाज़ा हो रहा था। अपनी हालत तो देखो, चलो आओ, यहाँ पास ही क्लिनिक है। साइम ने हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। मरवा ने ना में सर हिलाया और हाथ में पकड़े बैग को मजबूती से पकड़ लिया, क्योंकि इस टाइम सहारे के लिए उसके पास यही था। आज की एपिसोड यहीं ख़त्म होती है। आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पढ़ के गुजर नहीं जाइएगा। फिर मिलूँगी। अस्सलाम वालेकुम।